सभी विद्यार्थियों को फिर से 10वीं कक्षा में स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, जैसे हमने आपके जो पिछली कक्षा में देखा था कि आपका 10वीं कक्षा का पाठ 5 मेरा बचपन, तो विद्यार्थियों हमने मेरे बचपन के बारे में देखा है। मेरे बचपन यह एक आत्मकथा है और इसके पाठ के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो विद्यार्थियों, हमने देखा था अब्दुल कलाम जी का नाम अउल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। अब्दुल कलाम जी के माता पिता का नाम अब्दुल कलाम जी पुश्तैनी घर में रहते थे। वे हमेशा अपने माँ के साथ बैठकर रसोई में खाना खाते थे। फिर अब्दुल कलाम जी यहाँ पर बताया है कि शिव मंदिर, जिसके कारण आज रामेश्वरम में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, उनके घर से 10 मिनट का जो पैदल का रास्ता है। तो विद्यार्थियों, आज हम इसके अगले भाग को देखेंगे। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी अपनी आत्मकथा में कह रहे हैं कि रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े जो पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी थे, वे अब्दुल कलाम जी के पिताजी जैनुलाब्दीन के एक अच्छे मित्र थे। और जैनुलाब्दीन और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री दोनों हमेशा आध्यात्मिकता के बारे में ही बातें करते थे। तो अब्दुल कलाम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे पिताजी और मेरे पिताजी के एक अभिन्न मित्र थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी और जैनुलाब्दीन हमेशा मिलते थे, तो आध्यात्मिकता के बारे में ही बातें करते थे। देखिए, आध्यात्मिकता जो भगवान का रास्ता है, जो भगवान के मार्ग पर चलते हैं, उसे हम आध्यात्मिकता कहते हैं। विद्यार्थियों, तो अच्छी बातें, आध्यात्मिकता के बारे में बातें, ऐसे ही बातें उन्होंने करते थे। और यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि जब मैं नमाज पढ़ने के लिए मेरे पिताजी के साथ हर रोज जाता था शाम को, वहां पर हमारे गली में एक बड़ा सा क्या था, पुराना मस्जिद था। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि वे नमाज पढ़ने के लिए अपने पिताजी के साथ हर रोज शाम एक उनके गली में पुरानी मस्जिद थी, वहां पर जाते थे। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बताया है कि जब मैं प्रश्न पूछने के लायक बन गया, विद्यार्थियों यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि जब मैं प्रश्न पूछने के लायक हो गया, तो मैंने अपने पिताजी को पहला प्रश्न नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर अब्दुल कलाम जी जब प्रश्न पूछने के लायक हो गए, तो उनके पिताजी को उन्होंने पहले नमाज पढ़ने के बारे में पूछा कि नमाज क्या होता है। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर मस्जिद जाकर मुस्लिम भाई बंधु नमाज पढ़ते हैं, मतलब भगवान की प्रार्थना करते हैं, अल्लाह की प्रार्थना करते हैं, उसे हम नमाज कहते हैं। तो जब अब्दुल कलाम जी प्रश्न पूछने के लायक बन गए, तो उन्होंने पहला प्रश्न अपने पिताजी को नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा कि नमाज क्या है, नमाज पढ़ने से क्या होता है। तो उनके पिताजी ने बहुत सुंदर से जवाब दिया कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, अब्दुल कलाम जी के पिताजी जैनुलाब्दीन अपने बेटे अब्दुल कलाम जी को नमाज के बारे में कहते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं। वहां पर जाति, भेदभाव, धर्म, आयु, पंथ, इसका कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो यह उन्होंने नमाज के बारे में पढ़ा। देखिए विद्यार्थियों, जब आप या हम सब लोग जब भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो वहां पर कोई भी क्या नहीं रहता, भेदभाव नहीं रहता। जब हम पूरी तरह से भगवान की प्रार्थना में खो जाते हैं, हम भगवान के मार्ग पर चलने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पर अब्दुल कलाम जी के पिताजी कहते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अपने शरीर से ब्रह्मांड का एक क्या बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं, उसमें धर्म, जाति, आयु, पंथ, भेदभाव, किसी का भी क्या नहीं रहता, भेदभाव नहीं रहता। तो वही नमाज के प्रासंगिकता के बारे में उन्होंने बताया। तो फिर यहाँ पर अब्दुल कलाम जी आगे कहते हैं कि मुझे याद है कि मेरे पिताजी पाँव फटने से पहले उठ जाते थे, मतलब प्रभात होना मुहावरा है, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया। पाँव फटने से पहले ही मेरे पिताजी सुबह को उठते थे और फिर वे नमाज पढ़ते थे। फिर उन्होंने, हमारा नारियल का बाग था हमारे करीब से
उनके घर से 4 मील का दूर था। वहां पर जाकर नारियल 1 डजन, करीबन 1 डजन नारियल लेकर वे फिर घर को लौट आते थे, फिर अपना नाश्ता कर लेते थे। देखिए यहाँ पर अब्दुल कलाम जी अपने पिताजी के बारे में कहा है, जिस बुनियाद पर, जिस सत्य पर उनके पिताजी चले हैं, वही सत्यों को, वही बुनियादों के ऊपर भी अब्दुल कलाम जी अपनी जीवन, अपना जो विज्ञान प्रौद्योगिकी का जिंदगी था उसको उनके पिताजी के राह पर ही वे चले हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमारे राष्ट्रपति, हमारे बड़े विज्ञानी जो प्रौद्योगिकी, अपनी विज्ञान की सारी जिंदगी अपने पिता के राह पर चलने की कोशिश की है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हमारे घर में माता पिता रहते हैं या हमारे गुरु रहते हैं, वो कभी भी हमारा अच्छा ही सोचते हैं। इसीलिए यहाँ पर वे कहते हैं कि मेरे पिताजी के सत्य और अच्छी बुनियाद पर ही चलने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, किया हूँ, यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर अपने पिताजी के बारे में बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उनको याद है, उनके पिताजी प्रभात होने से पहले उठ देते थे, 4 बजे नमाज पढ़कर अपना दिन शुरुआत करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने उनका जो नारियल का बाग था, अपने घर से 4 मील की दूरी पर था, वहां तक चलते उनके पिताजी जाते थे। फिर करीब 1 डजन जो नारियल थे वे अपने कंधे पर लेकर घर आ पहुंचते थे, फिर वह रखकर अपना नाश्ता कर लेते थे। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर अब्दुल कलाम जी अपने पिताजी कितना मेहनत करते थे, अपने पिताजी कितनी सत्य के राह पर चले हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, अब्दुल कलाम जी ज्यादा से ज्यादा उनके पिताजी के बारे में ही यहाँ पर कहा है। तो यहाँ पर जैनुलाब्दीन के बारे में अच्छी तरह से उन्होंने बताया है कि वे आडंबरहीन व्यक्ति थे, ऐशो आराम और अनावश्यक चीजों से हमेशा दूर रहते थे। फिर वे कहते हैं कि मुझे याद है मेरे पिताजी प्रभात होने से पहले उठते थे, फिर नमाज पढ़कर उसके बाद उन्होंने 4 मील दूर चलते जाते थे, फिर 1 डजन करीबन नारियल लेकर घर पहुंचते थे, फिर अपना नाश्ता कर लेते थे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर अपने पिताजी के बारे में, अपने पिताजी के जो राह है, मार्ग है, उन पिताजी के जो सत्य की बुनियाद है, उन पर हमेशा अब्दुल कलाम जी चलते थे। फिर आगे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उसमें 6 साल का था। नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकुड़ी तक लाने जाने का काम आती थी। देखिए यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जब उनके पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं का काम शुरू कर दिया, फिर उनके पिताजी लकड़ी के नौकाएं बनाने का काम शुरू कर दिया था, तो अब्दुल कलाम जी तब 6 साल के थे। देखिए अब्दुल कलाम जी बहुत छोटे 6 साल के थे, तभी उनके पिताजी क्या करें, लकड़ी के नौकाएं बनाने का काम शुरू किया था। लकड़ी के नौकाएं बनाने का काम शुरू किया था, तब अब्दुल कलाम जी सिर्फ और सिर्फ 6 साल के थे। वे सिर्फ 6 साल के थे विद्यार्थियों, तब उनको याद है, वही बात यहाँ पर उन्होंने बता रहे हैं। तब मैं सिर्फ 6 साल का था और तीर्थ यात्रियों को, जहाँ रामेश्वरम को बहुत सारे तीर्थ यात्री आते थे, उन लोगों को धनुषकुड़ी तक लाने जाने का काम वह नौकाएं आती थी। देखिए जब अब्दुल कलाम जी के पिताजी जैनुलाब्दीन लकड़ी के नौकाएं बनाने का काम शुरू कर दिया था, तब अब्दुल कलाम जी की आयु जो थी केवल 6 साल तक थी। उसके बाद उनको यह याद है कि वह लकड़ी के नौकाएं धनुषकुड़ी से, मतलब वहां पर क्या था, सेतु कराई को आने जाने का रास्ता था, इसीलिए यह नौकाएं वहां पर काम आती थी। और वहां एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। फिर वहां पर उनको अहमद जलालुद्दीन मिले, उनके साथ उनके पिताजी लकड़ी के नौकाएं बनाने का काम शुरू कर दिया था। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हुई। नौकाओं को आकर लेते हुए मैं गौर से देखता था। पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे के रफ्तार से हवा चली
आंधी आई और समुद्र के तूफान आ गया। तूफान में सेतु कराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई। उसी में पामबान पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को देखा था, उसके अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा को मुझे हतप्रभ कर दिया। देखिए यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरे पिताजी लकड़ी की नौकाओं का काम शुरू कर दिया। उस लकड़ी के नौकाओं बहुत काम आते थे, क्योंकि रामेश्वर में तीर्थ स्थल था और धनुषपुरी से वहां पर सेतु कराई था, तो वहां पर वह नौकाएं लोगों को ले आने का काम करती थी। फिर वहां पर एक स्थानीय ठेकेदार, वहां पर एक ठेकेदार थे, उनका नाम था अहमद जलालुद्दीन। अहमद जलालुद्दीन और अब्दुल कलाम जी के पिताजी जैनुलाब्दीन दोनों मिलकर लकड़ी के नौकाओं का काम शुरू कर दिया था और वह लकड़ी के नौकाओं का काम बहुत अच्छी तरह से क्या हो रहा था, अच्छा चल रहा था। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि अहमद जलालुद्दीन और जैनुलाब्दीन दोनों मिलकर लकड़ी के नौकाओं का काम शुरू कर दिया। उसी समय अहमद जलालुद्दीन की शादी अब्दुल कलाम जी के बड़ी बहन जोहरा के साथ हुई थी। विद्यार्थियों याद रखिए यहाँ पर, क्योंकि कुछ नामें ऐसी है कि आपको कंफ्यूजन कर देती है। यहाँ पर जैनुलाब्दीन जलालुद्दीन मैंने पहले ही आपको बताया था कि पहला भाग जो था मेरा बचपन, इसमें ही मैं आपको बताई थी कि आपको जैनुलाब्दीन और जलालुद्दीन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर जैनुलाब्दीन है अब्दुल कलाम जी के पिताजी, जलालुद्दीन है अब्दुल कलाम जी के बड़ी बहन जोहरा के पति, मतलब अब्दुल कलाम जी के जीजा का नाम है जलालुद्दीन। देखिए जलालुद्दीन यहाँ पर अब्दुल कलाम जी के जीजा है, तो अब्दुल कलाम जी के पिताजी और अहमद जलालुद्दीन दोनों मिलकर लकड़ी के नौकाओं का काम शुरू कर दिया था और यह लकड़ी के नौकाओं का काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। यह काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा था और उसी समय अब्दुल कलाम जी की जो बड़ी बहन थी उनका नाम था जोहरा। फिर जोहरा के साथ जलालुद्दीन, अहमद जलालुद्दीन की शादी हुई, तो जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी के जीजा होते हैं। यहाँ रिश्ते में अब्दुल कलाम जी के जीजा होते हैं। फिर एक दिन क्या हो गया, बहुत अच्छी तरह से काम शुरू हो गई थी, लेकिन एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार में, देखिए 100 मील प्रति घंटे के रफ्तार में जोर से तूफान आ गया। जोर से वहां पर तूफान आ गया और उस तूफान में कुछ लोग और कुछ नौकाएं और कुछ घरें सभी क्या हो गए, पानी में बह गए और वहां पर एक रेलवे का दुर्घटना भी हुआ। और अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उस जोर के रफ्तार में क्या हो गई, बहुत सारे लोग बह गए और पामबान पुल टूट गया। फिर वहां पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को देखा था और यह अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया। उनको बहुत सा क्या हो गया, हतप्रभ हो गया, उनको बहुत क्या हो गया, बुरा लगा, क्योंकि इतने दिन छोटे से लेकर अब्दुल कलाम जी सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को, समुद्र के पानी को, वहां के फूल को उन्होंने देखा था, लेकिन यह जो दुर्घटना हुई, अनियंत्रित ऊर्जा मतलब जोर से जो हवा का तूफान आ गया, उस तूफान में बहुत सारे लोग भी बह गए, साथ साथ बहुत सारे घरे भी बह गए और वहां पर कुछ नौकाएं थे जहां जलालुद्दीन और जैनुलाब्दीन मिलकर नौकाएं बनाए थे, वह नौकाएं भी वहां पर बह गए। मैंने, अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं छोटा था तब से लेकर सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। अब्दुल कलाम जी सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को देखा था। जब यह अनियंत्रित ऊर्जा आया तो इसे देखकर वे हतप्रभ हो गए, उनको बहुत बुरा लगा, वह घबरा गए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। देखिए विद्यार्थियों, जब हम समुद्र को देखते हैं तो समुद्र की खूबसूरती को सिर्फ देखते हैं, वहां
वहाँ के पानी को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए हर एक इंसान को समुद्र के पानी को और समुद्र पास जाना, वहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे हमें लगता है वैसे ही अब्दुल कलाम जी को भी लगा था कि सिर्फ और सिर्फ समुद्र की खूबसूरती बहुत अच्छी है, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन जब अनियंत्रित ऊर्जा आया तो समुद्र के आसपास के लोगों को वहां पर जो पाम फूल बनाता है, कुछ नौकाएं थे, यह सब नुकसान कर गया। तो हम सिर्फ एक तरफ खूबसूरती को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अब्दुल कलाम जी सोचते हैं कि मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को देखा था, लेकिन जब अनियंत्रित ऊर्जा को देखा, देखिए जो नहीं रुकता उसे अनियंत्रित कहते हैं। देखिए हम सुनामी भी देखे हैं, बहुत सारे भूकंपों को देखते हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि हमारी मातृभूमि कितनी अच्छी है, यह जो भूमि है यह बहुत सुंदर है, यह जो समुद्र है बहुत सुंदर है, ऐसा देखते हैं। जब अनियंत्रित ऊर्जा आता है या सुनामी आता है तो हम घबरा जाते हैं, हम हतप्रभ हो जाते हैं। हतप्रभ का मतलब क्या है? घबरा जाना। तब हमें पता चलता है कि हम केवल एक तरफ की खूबसूरती को उतना ही देखते हैं, दूसरी तरफ जो नुकसान होता है उसे हम क्या नहीं करते, देख नहीं सकते। वैसे ही यहाँ अब्दुल कलाम जी देखिए समुद्र की खूबसूरती को सिर्फ मैंने 6 साल से देख रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारा अनियंत्रित ऊर्जा आकर इस समुद्र की खूबसूरती को पूरा नुकसान कर गया। यह भी यहाँ पर सोचने की बात है विद्यार्थियों। अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि इसको देखकर मैं क्या हो गया, घबरा गया। तो अब्दुल कलाम जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे पिताजी जब लकड़ी के नौकाएं करने शुरू कर दिया, देखिए उनके पिताजी लकड़ी के नौकाएं का काम शुरू कर दिया था, तो यह लकड़ी के नौकाएं रामेश्वरम को जो लोग तीर्थ स्थल को आते थे उन लोगों को लाने और ले जाने का काम करते थे। और जैनुलाब्दीन के साथ यहाँ पर अहमद जलालुद्दीन भी क्या करने लगे, लकड़ी के नौकाएं बनाने का काम शुरू कर दिया। तो यह काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। उसी वक्त अब्दुल कलाम जी की जो बहन जोहरा थी, मतलब जैनुलाब्दीन जी की जो बड़ी बेटी थी, उनका नाम था जोहरा। तो अहमद जलालुद्दीन और जोहरा इन दोनों की शादी हो गई। फिर यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को देखा था, लेकिन अनियंत्रित ऊर्जा को देखकर मैं हतप्रभ हो गया, मतलब मैं घबरा गया। यह भी बात यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बताया है। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯೊಳಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾವ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮಂದಿರ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿವನ ಮಂದಿರ ಐತಿ. ನಾವು ಇರೋ ಇಲಾಖೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲಾಖೆ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ ಹಿಂದೂ ಜನರು ಇರ್ತಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೂಡಿರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗಿದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೌಕಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಡಗಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೌಕಾಯ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಡಗುಗಳು, ಕಟ್ಟಿಗಿದು ಹಡಗುಗಳ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದ ವೇಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಸ್ಥಳೀಯ ಟೇಕೆದಾರ ಅಲ್ಲೇ ಸಮುದ್ರ ಕಡೆ ಒಬ್ರ ಅದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿರಂದ್ರೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕ್ರ. ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗಿದು ಹಡಗುಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ ವೇಳೆ ಒಳಗ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಜೊತೆ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅವರ ತಮ್ಮ ಹಿರಿ ಮಗಳು ಜೋಹರಾ, ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ ಹಿರಿ ಅಕ್ಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ಜೋಹರಾ, ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ನಾವು ಅಕ್ಕನ ಗಂಡಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಜೀಜಾ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು अहमद जलालुद्दीन और अब्दुल कलाम जी का रिश्ता क्या है. अब्दुल कलाम जी और अक्कन गंड हिंदी और नावेनंದ್ರೆ जीजा ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी के जीजा हैं. फिर उनकी शादी जोहरा के साथ हो गई और अब्दुल कलाम जी आगे कहते हैं ಮುಂದೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್
ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೋರ್ಲೆ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜೋರ್ಲೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳ ತರ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಮುದ್ರೊಳಗಿಂದ ಹರಿದು ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮನಿಗಳ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಡಗಿನ ನೌಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಹರಿದು ನೀರೊಳಗೋಯ್ತು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ನೀರೊಳಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ ಆ ವೇಳೆದಾಗ ಅದ ಒಂದು ಫೂಲ್ ಇತ್ತು, ಪಾಂಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫೂಲ್ ಇತ್ತು. ಆ ಫೂಲ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಅದ ವೇಳೆದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆದೊಂದ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಯ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ನಿ, ಹತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಜಿ ಬಿಟ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಿಂದಲೂ ಸಮುದ್ರದ ಒಂದ ಏನ್ ನೋಡಿನಂದ್ರೆ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ನೋಡಿದ್ನಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ನೋಡಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಸಮುದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಮುದ್ರ ಕಡೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು, ಸಮುದ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ್ಬೇಕು, ಸಮುದ್ರ ಕಡೆ ಕೂತ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸಮುದ್ರ ನದಿಗಳ ದಡದಾಗ ನಿಲ್ಲೋದಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರು. ನಾನು ಸಮುದ್ರದ ಸುಂದರತೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ನಿ, ಆದ್ರ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಕಳ್ಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಸುನಾಮಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಎಂತದೈತೆ ಅನ್ನೋದ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುಂದರತೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗೈತಿ, ಈ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗ್ಯಾವ, ಈ ಭೂಮಿ ಒಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತೇವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆದ್ರ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪವನ್ನ ನೋಡ್ತೇವಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿತೈತಿ ಹಿಂಗೂ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡೇರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ ಸುನಾಮಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತೇವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೇವಲ ಸಮುದ್ರದ ಸುಂದರತೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರ ಈ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಳಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡೋಣ. उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतील तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रायशः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। देखिए यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद भी अहमद जलालुद्दीन मेरे एक अंतरंग मित्र बन गए। देखिए विद्यार्थियों, एक तरफ अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी के जीजा थे, लेकिन यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उम्र में काफी फर्क है। देखिए उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद भी अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। देखिए यहाँ पर एक रिश्ता जीजा का था और एक रिश्ता यहाँ पर क्या है, उम्र में जलालुद्दीन और अब्दुल कलाम जी को उम्र में काफी फर्क है, फिर भी जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी के एक अंतरंग मित्र बन गए थे और वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि अहमद जलालुद्दीन मुझसे भी यहाँ पर क्या थे 15 साल तक क्या थे बड़े थे। देखिए उम्र में जलालुद्दीन और अब्दुल कलाम जी को 15 साल का फर्क था, फिर भी वे उनके एक अंतरंग मित्र मतलब अच्छे मित्र बन गए थे। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहकर बुलाते थे। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उम्र में वो मुझसे बड़े थे और मुझे हमेशा वे आजाद कहकर बुलाते थे, पुकारते थे। देखिए अब्दुल कलाम जी को वे आजाद कहकर, देखिए अब्दुल कलाम जी को वे हमेशा आजाद कहकर बुलाते थे। उन्होंने अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी से 15 वर्ष बड़े थे, 15 वर्ष की आयु से बड़े थे और उन्हें हमेशा
तट पर आ चल पड़ते और जलालुद्दीन प्रायशः आध्यात्मिक विषयों पर ही बातें करते थे। देखिए उम्र में काफी बड़े थे, फिर भी अब्दुल कलाम जी और जलालुद्दीन दोनों हर रोज शाम को घूमने जाते थे। वे मस्जिद वाली गली से निकलते थे और समुद्र की रेतील तट पर जाकर पहुंचते थे और प्रायशः देखिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी के साथ आध्यात्मिकता के बारे में ही बातें करते थे, जैसे कि कोई दैवी शक्ति है, जैसे कि यहाँ पर जो दुख है वह सब दूर करती है, जहाँ भगवान का रास्ता है, जहाँ हम सब भगवान की जो राह पर चलना चाहिए, जो ऐसे बात रहते हैं उसे हम आध्यात्मिक कहते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी खुद ही कह रहे हैं कि उम्र में जलालुद्दीन मुझसे 15 वर्ष के बड़े थे और वे मुझे आजाद कहकर बुलाते थे, हमेशा वे आजाद कहकर ही पुकारते थे। और अब्दुल कलाम जी और जलालुद्दीन दोनों मिलकर मस्जिद वाली गली से घूमने के लिए निकलते थे तो समुद्र के रेतील तट पर आकर वे पहुंचते थे और ज्यादा से ज्यादा वो आध्यात्मिकता के बारे में बातें करते थे। तो अब्दुल कलाम जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी के एक अंतरंग मित्र थे, इनके अंतरंग मित्र थे और आयु में देखिए फर्क था, उम्र में जलालुद्दीन अब्दुल कलाम से भी 15 वर्ष क्या थे, बड़े थे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर अब्दुल कलाम जी खुद ही बता रहे हैं। फिर अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि प्रसंगवश मुझे यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। देखिए प्रसंगवश यहाँ पर अब्दुल कलाम जी यह भी उल्लेख कर रहे हैं, यह भी बता रहे हैं कि इनका जो पूरा इलाका था उस पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। देखिए यहाँ पर कितना अजीब बात है, पूरे इनके रामेश्वर मस्जिद में जलालुद्दीन एक ही थे जो अंग्रेजी में लिखते थे। देखिए बहुत प्रसन्नवश यहाँ पर अब्दुल कलाम जी उनकी बातें भी कह रहे हैं कि जलालुद्दीन ही अंग्रेजी जानते थे और मेरे परिचित में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था। देखिए जहाँ अब्दुल कलाम जी के परिचित लोग थे उस परिचित लोग में जलालुद्दीन उतना शिक्षा किसी का भी नहीं हुआ था। मतलब विद्यार्थियों जलालुद्दीन एक लिखे पढ़े इंसान थे और अंग्रेजी जानने वाले थे और अब्दुल कलाम जी के परिचित लोगों में ही जलालुद्दीन उतना शिक्षा किसी का भी नहीं था और किसी को बाहरी दुनिया का बारे में पता भी नहीं था। वहाँ पर किसी लोगों को उतना बाहरी दुनिया के बारे में पता नहीं था जितना जलालुद्दीन को पता था। देखिए जलालुद्दीन को बाहरी दुनिया के बारे में भी यहाँ पर पता था और जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों के, विज्ञानियों के, खोजों के, समकालीन साहित्य के, चिकित्सा के बारे में, उपलब्धियों के बारे में ही बताते थे। देखिए यहाँ पर हमेशा जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी को शिक्षित व्यक्तियों के बारे में, वैज्ञानिक खोजों के बारे में और महान पुरुषों के बारे में और साहित्यकारों के बारे में ही हमेशा बताते थे और वही थे जिन्होंने मुझे समृद्ध दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया में लाए। देखिए यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जलालुद्दीन हमेशा शिक्षित व्यक्तियों के, विज्ञानियों के, चिकित्साओं के, बाहरी दुनिया के बारे में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बताते थे और अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि यही एक व्यक्ति है, जलालुद्दीन एक व्यक्ति है कि मुझे समृद्ध दायरे से बाहर निकालकर एक बड़ी दुनिया का परिचित कर दिया है। मतलब जलालुद्दीन ही अब्दुल कलाम जी को बाहरी दुनिया के बारे में परिचित कर दिया है। तो विद्यार्थी देखिए जलालुद्दीन के बारे में अब्दुल कलाम जी यहाँ पर बता रहे हैं कि यही एक व्यक्ति थे जो मुझे बाहरी दुनिया का परिचय कर दिया था। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ನನಗಿಂತ 15 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ರು, ಆದರೂ ನನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ
ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇವರ ಒಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥವ್ರದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದ ಬಹಳಷ್ಟ ಮಹತ್ವದಾಗೈತಿ. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ.